गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कल हमने आपको बताया था कि डीएनए से आरएनए कैसे बनता है। ठीक है, आज हम बताएंगे आपको प्रोसेसिंग ऑफ ट्रांसक्राइब्ड आरएनए, यानी जो अनुलेखित आरएनए आपका बना है उसकी प्रोसेसिंग करना, उसका प्रसंस्करण करना। ठीक है, प्रोसेसिंग मतलब उसमें जो भी कमियां हैं उनको सुधारना, इसी को हम प्रोसेसिंग कहते हैं। हिंदी में हम इसको कह देते हैं प्रसंस्करण। ठीक है, तो किसकी प्रोसेसिंग कर रहे हैं हम? प्रोसेसिंग ऑफ ट्रांसक्राइब्ड आरएनए। ट्रांसक्राइब्ड यानी अनुलेखित आरएनए। ठीक है, तो प्रसंस्करण किसका करना है? अनुलेखित आरएनए का हमको करना है। देखिए, जो पहले हम प्रोकैरियोट्स की बात करते हैं। प्रोकैरियोट्स में जो डीएनए से जो आरएनए आपका बना है, आप जानते हो प्रोकैरियोटिक सेल में केंद्रक नहीं होता है और एक सिंपल सर्कुलर उसमें आपका डीएनए होता है और साइटोप्लाज्म होता है। तो यहाँ पे जो डीएनए से आरएनए बनता है, ये क्योंकि क्या होता है आपको मैंने बताया, पॉलीसिस्टोनिक होता है। ठीक है, तो इसके प्रसंस्करण की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, पहला पॉइंट, इसके प्रोसेसिंग की हमको आवश्यकता नहीं है। नो नीड टू प्रोसेस इट। ओके, मैंने माइंड इसको क्रॉस कर दिया। क्रॉस मतलब नहीं है, हमको प्रोसेसिंग की इसकी ज़रूरत पड़ती है। दूसरा कि जो डीएनए से आरएनए बनता है वो, क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ केंद्रक तो है नहीं। ठीक है, तो ये आरएनए बन के सीधे कहाँ जाता है? साइटोप्लाज्म में जाता है। और आरएनए का बनना और आरएनए के बाद क्या बनती है? आरएनए से प्रोटीन का बनना। ठीक है, ये सारी क्रियाएं कहाँ होती हैं? जीव द्रव्य में होती हैं। ये दोनों क्रियाएं कहाँ होती हैं? जीव द्रव्य में। ठीक है, तीसरा, ये आरएनए एक कभी कभी क्या होता है कि आरएनए बनता चला जाता है और इधर से प्रोटीन भी बनती चली जाती है। मैंने आपको कल भी बताया था। तो आरएनए और प्रोटीन साथ साथ बनने लगती हैं। ठीक है, साथ साथ बनती हैं। ऐसा नहीं होता है कि पहले आरएनए पूरा बन जाए और फिर प्रोटीन बने। जैसे जैसे आरएनए बनकर निकलती रहती है स्ट्रैंड, वैसे वैसे वो आगे प्रोटीन बनाती जाती है। अब हम बात करेंगे यूकैरियोट्स की। देखिए, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में के जो ट्रांसक्रिप्शन में अंतर आपको पूछा जाता है और आपकी बुक में भी ये दिया गया है और काफ़ी चीज़ें मैंने आपको इसमें समझा दी हैं जब से मैं आपको ट्रांसक्रिप्शन समझा रही हूँ। तो अगर हम यूकैरियोट्स की बात करें, यूकैरियोट्स में जैसे मैंने आपको बताया था कल कि इसमें मोनोसिस्टोनिक जीन होते हैं, तो इसमें कुछ भाग एक्स्ट्रा होता है। ठीक है, तो इसका प्रसंस्करण हमको करना पड़ता है। ठीक है, और यूकैरियोट्स में ये यूकैरियोट सेल होती है, ये केंद्रक होता है, इसके अंदर डीएनए होता है। इसके अलावा भी आरएनए बनता है। कहाँ बनता है? माइटोकॉन्ड्रिया में भी हम क्या पाते हैं कि जो है माइटोकॉन्ड्रिया, और अगर प्लांट सेल है तो उसकी क्लोरोप्लास्ट में भी। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया और आपका क्लोरोप्लास्ट, ये क्या होते हैं? ऐसे अंगक होते हैं जिनका अपना खुद का डीएनए होता है। ठीक है, उसके अलावा आपका ये न्यूक्लियस होता है। ठीक है, केंद्रक होता है। तो यहाँ पे आरएनए 3 जगह बनता है, आपको ध्यान रखना है, केंद्रक में, माइटोकॉन्ड्रिया में और क्लोरोप्लास्ट में। ठीक, दूसरी बात इसमें मैं आपको एक और बताना चाहती हूँ कि जब डीएनए से आरएनए बनता है तो उसमें मैंने आपको बताया था, एक थोड़ा एक्स्ट्रा बात मैं आपको बताना चाहती हूँ। प्रोकैरियोट्स को भी हम ये पे कवर कर लेंगे। ठीक है, तो डीएनए से जब आरएनए बनता है तो आरएनए जो है कई प्रकार के होते हैं, हम अभी आपको पढ़ाएंगे। तो यहाँ पर जो एंजाइम भाग लेता है उसका नाम है आरएनए पॉलीमरेज। क्या नाम है इसका? आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है,
तो ये आरएनए पॉलीमरेज, अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करते हैं, आप इसको प्रोकैरियोट्स में लिख लेना। तो मैं अगर प्रोकैरियोट्स की बात करूं तो प्रोकैरियोट्स में अगर 3 प्रकार के आरएनए मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ, तो इसमें जैसे मैसेंजर आरएनए है, ट्रांसफर आरएनए है, और टी फॉर ट्रांसफर आरएनए, आर फॉर राइबोसोमल आरएनए। ये तीनों के तीनों आरएनए जो हैं, इनके लिए एक ही एंजाइम होता है, आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, यहाँ पे अलग अलग नहीं होंगे, एक ही एंजाइम होगा। जबकि अगर हम यूकैरियोट्स की बात करें तो यूकैरियोट्स में जो है, जो 3 प्रकार के आरएनए हैं, उनके लिए अलग अलग एंजाइम होते हैं। जैसे आरएनए पॉलीमरेज, मैं इसको शॉर्ट में लिख रही हूँ, पॉलीमरेज पूरा आप लिखेंगे। फर्स्ट जो होता है, ये इससे हम बनाते हैं आरएनए, राइबोसोमल आरएनए। ठीक है, और वहीं आपका आरएनए पॉलीमरेज सेकंड जो होता है, पॉलीमरेज सेकंड, ये बनाता है आपका एचएनआरएनए, और एचएनआरएनए से फिर क्या बनता है, मैसेंजर आरएनए। ठीक है, ये दोनों हम बता रहे हैं आपको यहाँ पे। तीसरा जो है आपका यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज थर्ड होता है। तो आरएनए पॉलीमरेज थर्ड जो है, एक तो आपका बनाता है ट्रांसफर आरएनए, उसके अलावा 2 और आरएनए हैं जिनका नाम है आपका एसएनआरएनए। अभी मैं आपको जब आरएनए के बारे में बताऊंगी वहाँ पे हम इसको डिस्कस करेंगे। और एक और आरएनए होता है वैसे इसको हम सी कहते हैं, एससी आरएनए। ठीक है, या इसको हम बाद में एसएनआरएनए भी कह देते हैं, एसआरआरएनए भी कह देते हैं। तो ये आरएनए पॉलीमरेज थर्ड बनाता है। ये मैंने आपको जो है थोड़ा एंजाइम के बारे में बताया। अब हम इसकी प्रोसेसिंग में आगे बढ़ते हैं। प्रोसेसिंग क्या होती है, जो आपका न्यूली सिंथेसाइज आरएनए होता है, जिसे हम प्राथमिक ट्रांसक्राइब आरएनए कह देते हैं, या उसका एक नाम और होता है एचएनआरएनए। ठीक है, जो आपके केंद्र के अंदर जो बनता है, जो हमने अभी तक पढ़ा, तो उसका नाम क्या है आपका प्राथमिक अनुलेखित आरएनए, या उसका एक नाम मैंने क्या बोला है, एचएनआरएनए। ठीक है, एचएनआरएनए। एचएन का पूरा नाम है हेटेरो न्यूक्लियस आरएनए। ठीक है, हेटेरो न्यूक्लियर आरएनए। ठीक है, ये क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि जो आरएनए बन के निकलता है, उसमें बहुत सा पोर्शन ऐसा होता है जो हमारे यूज़ का नहीं होता है, जिसे हम एंट्रॉन कहते हैं। जैसे मैंने इसको ये डबल मार्क यहाँ पे कर दिया, ये एंट्रॉन है। ठीक है, एंट्रॉन और एक्सॉन, ये आपका एक्सॉन है और ये आपका एंट्रॉन है। तो इसमें 2 पार्ट होते हैं। एक्सॉन क्या होता है, एक्सॉन का अर्थ होता है जो यूज़फुल बेस सीक्वेंस है, जो हमें चाहिए। ठीक है, यूज़फुल बेस सीक्वेंस। ठीक है, बेस जो चरण है, जो बेस है। और एंट्रॉन का मतलब होता है अनवांटेड बेस, जो हमें नहीं चाहिए। ठीक है, ये कहाँ से आते हैं, ये आपको मैंने सब पिछले वीडियो में बताया है, अनवांटेड बेस सीक्वेंस। तो इसमें से हमें जैसे EI, ये मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, EI। ठीक है, ये हमारा क्या है, हेटेरोन्यूक्लियस आरएनए है, हेटेरोन्यूक्लियर आरएनए है। ठीक है, विषम केंद्र की आरएनए, इसको हिंदी में हम कह देते हैं। इसमें से हमें एंट्रॉन को बाहर निकालना है। ठीक है, ऐसे थोड़ा इसको उल्टा समझिएगा। जैसे एग्ज़िट मतलब बाहर निकलना होता है, यहाँ एग्ज़िट मतलब क्या है, जिसे हमें बाहर नहीं निकालना है। ठीक है, और एंट्रॉन I फॉर एंट्री होता है, लेकिन I फॉर यहाँ इस मतलब है उसे बाहर निकालना है। तो अब इसमें क्या पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल चेंज होते हैं। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल चेंज यानी कि ट्रांसक्रिप्शन के बाद। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन से पहले जो होगा वो प्री ट्रांसक्रिप्शनल होगा, और जो बाद में होगा वो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल होता है। ठीक है बेटा, इसके 4 चरण हैं। देखिए, पहला होता है कैपिंग मतलब टोपी चढ़ाना। दूसरा इसमें स्टेप होता है टेलिंग यानी पूंछ लगाना। तीसरा होता है आपका स्प्लाइसिंग यानी कट करना। और
चौथा होता है लाइगेशन। लाइगेट का मतलब होता है यहाँ पे जोड़ना। ठीक है, तो पहले हम कैपिंग को समझते हैं। देखिए कैपिंग में क्या होता है कि जैसे आपका ये मैंने ऊपर बना रखा है, ठीक है, इसको मैं पहले आपको यहाँ पे समझा देती हूँ। तो जो इसका फ्रंट वाला सिरा है, ठीक है, 5 डैश वाला, और इसका 3 डैश सिरा होता है टेल वाला, तो यहाँ पर एक विशेष प्रकार का क्षार जुड़ जाता है। ठीक है, क्षार तो जो होता है वो ग्वानिन क्षार होता है, लेकिन विशेष क्यों बोला मैंने, ये जो ग्वानिन क्षार होता है इसमें एक मिथाइल जुड़ जाती है CH3, इसमें एक मिथाइल ग्रुप जुड़ जाता है, तो हम इसको बोल देते हैं मिथाइलेटेड ग्वानिन। ठीक है, एडेनोसिन ग्वानिन आपको याद आ रहा होगा, ग्वानिन एक क्षार है, बार बार जब रिवाइज करेंगे तो ही नाम याद रहेंगे। तो यहाँ पे हमारा एक मिथाइलेटेड ग्वानिन जुड़ जाता है, कहाँ, 5 डैश एंड पे। तो कैपिंग में क्या होता है, कैपिंग पढ़ रहे हैं, कैपिंग में यहाँ पर एक मिथाइलेटेड ग्वानिन जुड़ जाता है। ठीक है, इस मिथाइलेटेड ग्वानिन की ज़रूरत क्यों है, कैपिंग की ज़रूरत क्यों होती है? एक पहली की ज़रूरत ये होती है कि ये अब जाएगा आपका केंद्रक से निकल के जीव द्रव्य में। अभी ये केंद्रक में है, ठीक है, केंद्रक के अंदर है, केंद्रक यानी जो कोशिका के अंदर केंद्रक पाया जाता है। तो जब ये जीव द्रव्य में जाता है तो वहाँ पे कई एंजाइम ऐसे होते हैं जो RNA को काट सकते हैं। ठीक है, तो वो एंजाइम इसको ना काटे, उससे बचने के लिए इसमें कैप लग जाती है, और उस एंजाइम का नाम है न्यूक्लियस। देखो एंजाइम का नाम आप कैसे याद रखोगे, आपको पता है ये न्यूक्लिक एसिड है। RNA और DNA क्या होते हैं, एक न्यूक्लिक अम्ल होते हैं। एक अम्ल है, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, वैसे ये एक न्यूक्लिक अम्ल है। कौन, DNA और RNA। तो जब ये न्यूक्लिक अम्ल है तो उसको काटने वाला एंजाइम न्यूक्लियस कहलाता है। एंजाइम के पीछे हमेशा एज लग जाता है, सिंपल आप याद रखिए, न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये मिथाइलेटेड जो ग्वानिन होता है, ये जो मैसेंजर RNA हमारा, क्योंकि अभी ये HNRNA है, अभी कौन सा RNA है, HNRNA, अब इसको मैसेंजर RNA में कन्वर्ट होना है, तो ये इसको बचाता है किससे, न्यूक्लियस एंजाइम से। ठीक है, न्यूक्लियस एंजाइम से इसको बचाता है। ठीक है, इसे प्रोटेक्ट करेगा इसे। दूसरा ये क्या करता है, इसको राइबोसोम से जुड़ने में मदद करता है। राइबोसोम एक अंगक है, आपने पढ़ा है, ATS राइबोसोम पढ़ा है, क्योंकि जब ये राइबोसोम पे जुड़ेगा तभी ये क्या बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा। तो दूसरा काम क्या करता है, ये राइबोसोम से जुड़ने में मदद करता है। ठीक है, अभी मैं आपको जब tRNA पढ़ाऊँगी तो और अच्छा आपको समझ आएगा। हाँ, तो मदद करता है। ठीक है, नेक्स्ट है टेलिंग। टेलिंग में क्या होता है, ये जो 3 डैश एंड होता है, यहाँ पर पॉली A चेन जुड़ जाती है। अब पॉली A चेन क्या होती है, पॉली का मतलब यहाँ पर जहाँ पर भी पॉली आए बेटा, आपको बायो में याद रखना, पॉली का मतलब बहुत सारे। A आपको पता है एडेनिन क्षार होता है, ठीक है, एब्रिविएट है। तो इस 3 डैश एंड पे क्या हो जाते हैं, एडेनोसिन जो आपका क्षार है, ये बहुत सारे, लगभग इनकी संख्या होती है 200 से 300, इतने एडेनिन क्षार जो हैं इसके पूंछ पर जुड़ जाते हैं। किस एंजाइम की मदद से, एंजाइम क्या होता है, E फॉर एंजाइम, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ। एंजाइम होता है यहाँ पे आपका पॉली A पॉलीमरेज, पॉली A पॉली डैश कर लेती हूँ मरेज, MERAS। ठीक है, ये क्या करता है, ये भी हेल्प करता है, ये जो पॉली A जुड़ते हैं ये इस 3 डैश एंड को कट होने से बचाते हैं। कौन से एंजाइम से, यहाँ पे न्यूक्लियस था, यहाँ पे कौन सा एंजाइम इसको कट करता है, एंडो न्यूक्लियस, एंडो लग जाएगा आगे से, बस एंडो न्यूक्लियस। ठीक है, इसे इसको बचाता है। नेक्स्ट है स्प्लाइसिंग। स्प्लाइस का मतलब होता है काटना। ठीक है, तो यहाँ पे स्प्लाइसिंग में आपको ये याद रखना है कि स्प्लाइसिंग में एंट्रॉन हट जाते हैं। ये एंट्रॉन है ना, इनको कट करना है, अब यहाँ से कट हो जाएंगे, ये निकल जाएंगे यहाँ से, इनको रिमूव करना है। तो स्प्लाइसिंग का मतलब है एंट्रॉन को हटाना, और एंट्रॉन्स को कौन हटाते हैं,
एंड्रॉन को हटाने का काम करते हैं SNRNPS। इसको शॉर्टकट में हम कह देते हैं स्नप्स। ठीक है, इसका पूरा नाम क्या है ये भी मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। इसका नाम है स्मॉल न्यूक्लियर RNA तो पता है आपको, प्रोटीन। ठीक है, ये कैसे बनते हैं मैं आपको आगे बताऊंगी। तो स्नप आपको याद रखना है, एक एक चीज़ आपको याद रखनी है, आपको इसमें खोज नहीं करनी है कि आप परेशान हो कि अब हमें बस इसको और समझना है, नहीं, आपको केवल इनके नाम याद रखने हैं। आपके एग्ज़ाम में यही आएगा, आपको इसमें कोई रिसर्च वर्क नहीं करना बेटा। ठीक है, तो कम से कम आप इनके नाम तो याद कर सकते हो। नेक्स्ट है लाइगेशन। लाइगेशन का मतलब होता है जोड़ना। तो जोड़ने के लिए यहाँ पे किनको जोड़ना, अब ये खंड यहाँ से टूट के निकल गए ना, तो हमारे पास केवल क्या बचा, ई बच गए, एक्सॉन एक्सॉन एक्सॉन। अब इनको कौन जोड़ेगा, इनको जोड़ने का काम करता है लाइगेशन में लाइगेज प्रोटीन। ठीक है, ये इनको जोड़ के इस प्रकार से हमारा प्रोसेस्ड जो है मैसेंजर आरएनए बन जाता है। अब हम इसको कहेंगे मैसेंजर आरएनए। अभी मैसेंजर आरएनए की संरचना में आपको मैसेंजर आरएनए में पढ़ाऊंगी। यहाँ पे मैंने आपको ये प्रोसेसिंग बताई कि कैसे जो है एचएनआरएनए मैसेंजर आरएनए में बदल जाता है। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ आरएनए की। ठीक है, तो मुख्य जो आरएनए होते हैं वो 3 प्रकार के हैं। ठीक है, मुख्य आरएनए 3 प्रकार के हैं। उसके अलावा जो आरएनए होते हैं वो और कार्यों में सक्रिय होते हैं, लेकिन जो प्रोटीन निर्माण के 3 मुख्य आरएनए हैं, पहले हम उनको पढ़ेंगे जो प्रोटीन निर्माण में मदद करते हैं। तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया mRNA। ठीक है, मैसेंजर आरएनए, इसको क्या कह देते हैं हम, मैसेंजर आरएनए हम इसको कह देते हैं। शॉर्टकट में हम इसे mRNA भी लिख देते हैं। mRNA की संरचना की अगर मैं बात करूं तो इसमें आगे से एक कैप रीजन होता है, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, मिथाइलेटेड कैप। ठीक है, जो उसकी सुरक्षा करती है न्यूक्लियस एंजाइम से। उसके बाद यहाँ पर बीच में एक नॉन कोडिंग रीजन होता है जिसकी कोडिंग नहीं होती है। ठीक है, उसके बाद ये एक कोड होता है। यहाँ पे कोडिंग क्या होती है, कोड मतलब जो प्रोटीन बनाएगा, नॉन कोडिंग मतलब जो प्रोटीन नहीं बनाएगा। तो ये जो कोड यहाँ पे होता है, ये विशेष कोड होता है, इसे हम स्टार्ट कोडॉन कहते हैं। स्टार्ट कोडॉन, ऐसा कोडॉन जो प्रोटीन निर्माण की क्रिया को आरंभ करता है। ठीक है, उसके बाद के जो इसके कोड होते हैं उनको हम क्या कह देते हैं, संरचनात्मक जीन, क्योंकि ये प्रोटीन बनाएंगे। ठीक है, तो इसको स्ट्रक्चरल जीन हम कह देते हैं, स्ट्रक्चरल जीन हम इसको कह देते हैं। और इसके लास्ट में फिर यहाँ पे क्या होता है, स्टॉप कोडॉन होता है। जैसे स्टार्ट कोडॉन था वैसे स्टॉप कोडॉन होता है। स्टॉप मतलब रोकने वाला, स्टॉप कोडॉन। ठीक है, और ये इसका 5' एंड होता है, ये वाला। ठीक, और ये वाला होता है इसका 3' एंड। इसके पीछे यहाँ पे फिर नॉन कोडिंग रीजन आता है, ये जो मैंने ब्लैक डैश बनाया है, नॉन कोडिंग रीजन। और ये अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, पॉली ए टेल, यानी यहाँ पे एडेनिन आपका क्षार होता है, जो इनकी संख्या 200 से 300 होती है। तो इसको हम क्या कह देते हैं, पॉली ए टेल, पॉली ए टेल हम इसको कह देते हैं। ठीक है, ये इसकी संरचना है। ये जो आरएनए है ये स्टेबल मैसेंजर आरएनए, इसको स्टेबल सबसे स्टेबल होता है। तो मैसेंजर आरएनए स्टेबल भी होता है, यानी ये एक स्थिर संरचना है। ठीक है, और दूसरा ये मैसेंजर आरएनए न्यूक्लियस में बनता है। ये कहाँ बनता है, केंद्रक में बनता है, केंद्रक में बनता है। और कार्य कहाँ करता है, कार्य जीव द्रव्य में करता है। बनता केंद्रक में है, कार्य जीव द्रव्य में करता है। ठीक है, तीसरी बात ये शॉर्ट लिव्ड होता है, इसका जीवन काल बहुत कम होता है। तो ये शॉर्ट लिव्ड यानी बहुत कम समय तक ये रहता है, बहुत कम समय के लिए रहता है, कम समय के लिए रहता है। स्टेबल इसलिए होता है क्योंकि ये, जैसे मैंने स्टेबल बोला, इसका मतलब होता है कि ये कोई और संरचना नहीं बनाता, एक धागे के रूप में है तो एक थ्रेड के रूप में, एक स्ट्रैंड के रूप में ही ये रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं ट्रांसफर आरएनए, टीआरएनए।
ठीक है। ट्रांसफ़र आरएनए को हम सॉल्युबल आरएनए भी कह देते हैं। अगर आपसे कहीं सॉल्युबल नाम से पूछा जाए तो ट्रांसफ़र आरएनए को ही हम सॉल्युबल आरएनए कहते हैं। सॉल्युबल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये 1 मोल NaCl के विलयन में घुल जाता है। 1 मोल NaCl के विलयन में क्या होता है? ये घुल जाता है, ठीक है, डिज़ोल्व हो जाएगा। तीसरी बात इसमें जो है इसको, हाँ, एक नाम और होता है इसका, इसको हम एडेप्टर आरएनए भी कह देते हैं। ये अडेप्ट करता है, अमीनो एसिड को ग्रहण करता है, तो इसे हम एडेप्टर आरएनए भी कह देते हैं, ठीक है। ये स्मॉलेस्ट आरएनए है, सबसे छोटा आरएनए है, सबसे छोटा आरएनए। इन तीनों की मैं जब बात कर रही हूँ तो इनके बारे में 3 मतलब मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफ़र आरएनए और राइबोसोमल आरएनए, ठीक है, जो प्रोटीन निर्माण में भाग लेते हैं। ये सबसे छोटा आरएनए होता है, ठीक है, और सिंगल स्ट्रैंड होता है। कैसा होता है? सिंगल स्ट्रैंड, यानी एक श्रृंखला वाला, ठीक है। मैसेंजर आरएनए भी एक श्रृंखला वाला था। अभी आप देखोगे कि आपको इसे देख के ऐसा लगेगा कि ये डबल स्ट्रैंड है, पर ये डबल स्ट्रैंड नहीं होता है। और इसकी जो संरचना होती है वो होती है क्लोवर लीफ लाइक, ठीक है, जैसे लौंग आपने देखी होगी, लौंग की तरह इसकी संरचना होती है। टी राइबोसोम की संरचना की हम बात करें तो इसकी संरचना कुछ इस प्रकार से होती है। देखिए मैंने ये थोड़ा सा बनाया हुआ है यहाँ पे, साइटोसिन और एडेनिन, ठीक है। ये 3' एंड इसका होता है और यहाँ से ये 5' एंड होता है, ठीक है। तो ये 5' सिरा है और ये 3' सिरा है, देख रहे हैं। और इस प्रकार से ये एक स्ट्रैंड है, ये इस प्रकार से मुड़ता है, यहाँ पर ये लूप बनाता है, बनाया लूप, ठीक है। फिर ये नीचे आता है, फिर एक लूप बनाता है, ठीक है। फिर यहाँ पे ये हल्का सा मुड़ जाता है इस तरीके से। फिर आप देखिए ये आगे बढ़ा, फिर एक लूप बनाया और फिर ये आगे बढ़ता हुआ आगे निकल जाता है, ठीक है। यहाँ पे ये 3 क्षार मैंने स्पेशली दिखाए हैं, साइटोसिन, एडेनिन, और ये इसका क्या है? 3rd' एंड है। तो ये 5' एंड से स्टार्ट हुआ, इस तरीके से इसने मूवमेंट करी, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये डबल स्ट्रैंड है, पर ये डबल स्ट्रैंड नहीं है। ये आपस में ही यहाँ क्षार जो है इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाते हैं, जो क्षार एक दूसरे के आसपास आते हैं, इनमें बॉन्डिंग बन जाती है इस प्रकार से, ठीक है। अब अगर इसकी लूप की बात करें या इसमें जो स्ट्रैंड बनी है इनकी, मैं आपको समझाती हूँ ये क्या है। देखिए जो CCA 3' मैंने यहाँ पे बनाया है, ये क्या काम करता है? ट्रांसफ़र आरएनए का काम होता है अमीनो एसिड्स को इधर उधर लेके जाना। इसका नाम ही ट्रांसफ़र है, ट्रांसफ़र मतलब ले जाना। तो किसको ले जाता है? ये अमीनो एसिड को ले जाता है, ठीक है। अमीनो एसिड को ये ले जाता है, तो अमीनो एसिड इसके इस सिरे पर जो है बंधते हैं। ये अमीनो एसिड बाइंडिंग साइड है, ये जो ऊपर वाली साइड है इसको हम कहते हैं अमीनो एसिड, ए शॉर्टकट में लिख रही हूँ मैं, बाइंडिंग साइड। अमीनो एसिड यानी कि प्रोटीन की इकाई, ठीक है। तो मैं इसको नंबर 1 यहाँ पे दे रही हूँ इस तरीके से समझने के लिए। नंबर 1 ये हो गया हमारा। तो अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट पर क्या होता है? यहाँ पर एक एंजाइम काम करता है। जैसे सपोज ये अमीनो एसिड है, मैंने लिखा अमीनो एसिड, ठीक है। इस अमीनो एसिड को कहाँ बंधना है? इस पोर्शन पे बंधना है। तो मैं इसको यहाँ पे लिख देती हूँ, ट्रांसफ़र आरएनए के साथ इसको जुड़ना है। ट्रांसफ़र आरएनए की किस पोर्शन पे जुड़ेगा? इस पोर्शन पे। यहाँ नहीं जुड़ेगा, यहाँ नहीं जुड़ेगा, यहाँ नहीं जुड़ेगा, इस पोर्शन पे ही जुड़ेगा। और यहाँ पर एक एंजाइम काम करता है, इसका नाम है एमिनो एसाइल ट्रांसफ़र आरएनए सिंथेटेस, ठीक है। क्या नाम है? एमिनो एसाइल ट्रांसफ़र आरएनए सिंथेटेस। और ये अमीनो एसिड ट्रांसफ़र आरएनए से जुड़ के बना लेता है अमीनो एसाइल ट्रांसफ़र आरएनए। हम क्या कह देते हैं इसको? अमीनो एसाइल ट्रांसफ़र आरएनए, ठीक है। ये यहाँ पर अमीनो एसिड जुड़ जाता है। नेक्स्ट है ये लूप। अच्छा, इसमें एक चीज़ और बताती हूँ मैं आपको। ये जो इसको एक्सेप्टर साइट भी कह देते हैं। हम क्या कहते हैं इसको? हम कह देते हैं एक्सेप्टर
स्टेम, यानी ये ऐसी शाखा है जो एक्सेप्ट करती है अमीनो एसिड को, ठीक है। और इसमें जो क्षार होते हैं वो 7 से 9 बेस पेयर होते हैं। कितने बेस पेयर होते हैं? 7 to 9 बेस पेयर होते हैं। दूसरा आपका ये है टी आर्म, इसको हम टी भुजा कह देते हैं, ठीक। इसमें जो क्षार होते हैं मेनली, एक तो थाइमीन होता है, एक मैंने ये इस प्रकार का सिग्नल बनाया, इसको साई कहते हैं, और सी मतलब साइटोसिन, ठीक है। तो वैसे आरएनए में थाइमीन नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर थाइमीन होता है, ठीक है। तो ये जो साई मैंने बनाया है, इस साई का नाम है स्यूडो यूरिडीन, ठीक है। ये यूरी जो आपका यूरेसिल क्षार होता है उसी से ये बनता है, उसको स्यूडो यूरिडीन हम कह देते हैं, ठीक है। तो इस आर्म में 30 स्यूडो यूरिडीन और साइटोसिन 3 क्षार होते हैं, इसको हम कहते हैं टी आर्म, ठीक। तो टी आर्म का क्या काम होता है? ये टी आर्म जो होती है आपकी, ये राइबोजाइम रिकॉग्नाइज साइट होती है, यानी ये राइबोजाइम को पहचानती है, ठीक है। ये राइबोजाइम, ठीक है, साइम या जाइम जो भी लिखे आप, राइबोजाइम को पहचानती है, ठीक है, जिसपे प्रोटीन संश्लेषण होना है। तीसरा हमारा ये वाला जो पोर्शन है, इसको हम कह देते हैं एंटीकोडॉन, ठीक है। यहाँ पे आके मैसेंजर आरएनए जुड़ता है एंटीकोडॉन के सामने। इसको एंटीकोडॉन क्यों कहते हैं? क्योंकि उल्टी दिशा में देखिए ये 5' से 3' इस प्रकार से जा रहा है, ठीक है। तो मैसेंजर आरएनए इस पे जुड़ेगा 3' to 5' डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि यहाँ 5' है और ये इसका 3' हो जाएगा। तो इस पर कोडॉन उपस्थित होंगे तो इस पर एंटी कोडॉन होंगे, इस पर इसके रिवर्स लेटर्स होंगे, ठीक है। तो राइबोसोम को पहचान थर्ड जो हमारा है उसको हम कह देते हैं एंटी कोडॉन आर्म, ठीक। नेक्स्ट ये वाली जो आर्म है इसको हम कह देते हैं आपका डी आर्म या डी लूप कह देते हैं। अच्छा, टी आर्म में जो है ये भी मैं आपको यहाँ पे साथ में बता देती हूँ, इसमें जो है आपके 4 से 5 बेस पेयर होते हैं, ठीक। और ये डी आर्म है, डी आर्म में भी 4 से 6 बेस पेयर होते हैं, ज़्यादा नहीं होते हैं, 4 to 6 बेस पेयर होते हैं। और यहाँ पर एक स्पेशल न्यूक्लियोसाइड होता है जिसका नाम है डाई हाइड्रोयूरिडीन, ठीक है। ये नाम आपको याद रखना है, डाईहाइड्रोयूराइड यहाँ पे होता है। डाईहाइड्रोयूराइड को हम इस प्रकार से लिख देते हैं डाईहाइड्रोयूराइड, ठीक है। तो ये जो डाईहाइड्रोयूराइड से फोर्थ वाला जो आपका है, इसका काम क्या होता है? डी आर्म का, डी आर्म जो होती है ये अमीनो एसिड को पहचानती है, अमीनो एसिड को पहचानने वाला स्थल, ठीक है। अमीनो एसिड को पहचानती है कि इस एंटीकोडॉन के आधार पर इसमें कौन सा अमीनो एसिड जुड़ेगा, ये हम अभी आगे पढ़ेंगे, ठीक है। उसके अलावा एक ये आप ये आर्म देख रहे हैं, उसको वेरिएबल लूप कहते हैं, वेरिएबल लूप हम कह देते हैं। तो ये तो हमारा ट्रांसफर आरएनए था, एडेप्टर आरएनए था, सॉल्युबल आरएनए था, ठीक है। इसमें एक अमीनो एसिड यहाँ जुड़ती है और ये अमीनो एसिड किसके आधार पर जुड़ती है? इसके आधार पर। नेक्स्ट हमारा है आरआरएनए। तो आरआरएनए क्या काम करता है? इसको हम कहते हैं राइबोसोमल आरएनए, राइबोसोमल आरएनए। तो ये नाम से स्पष्ट हो रहा है कि ये राइबोसोम बनाता है, ठीक है। ये आपको आपने कक्षा 11th में पढ़ा है, ठीक है। यहाँ पे इसको एक्सप्लेन नहीं किया जाएगा। तो आरआरएनए क्या बनाता है? राइबोसोम बनाता है, ठीक है। और ये लार्जेस्ट आरएनए है, सबसे बड़ा आरएनए है, लार्जेस्ट आरएनए। और ये प्रोटीन संश्लेषण में मदद करता है, प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करता है, ठीक। इसके अलावा जैसे मैंने अभी आपको पीछे बताया था एसएनआरएनए, एसएनआरएनए क्या होते हैं? ये केंद्रक में बनने वाले छोटे आरएनए हैं, केंद्रक में बनने वाले छोटे आरएनए होते हैं, ठीक है, छोटे आरएनए। और ये जो आरएनए होते हैं ये फिर प्रोटीन से क्रिया करते हैं, प्रोटीन के साइटोप्लाज्म में आके प्रोटीन के जो है आपके 7 से 8 मॉलिक्यूल से ये क्रिया करते हैं और बनाते हैं SNRNP। ये मैंने अभी आपको पीछे बताया था, स्मॉल न्यूक्लियर राइबो न्यूक्लिक प्रोटीन, ठीक है।
तो इसमें मैं आपको इतना ही बताऊंगी। इससे आगे कल हम पढ़ेंगे जेनेटिक कोड। तो आप जेनेटिक कोड थोड़ा पढ़ लीजिएगा। थैंक्स फॉर टुडे।